हेलो एवरीवन, यूनिट 5 रोटेशनल मोशन का एक और वीडियो लेके आ गए हम। इससे पहले क्या क्या पढ़ा है? सेंटर ऑफ मास, टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम और मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और इस वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम और उसके कुछ एग्जाम्पल्स। चलिए, क्या आपको पता होना चाहिए? टॉर्क, इट गिव्स द टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स टाउ इक्वल टू आर क्रॉस एफ। Angular momentum, it gives the turning effect of linear momentum L equal to R cross P. Moment of inertia, rotational analog of mass in rotational motion, I equal to mr square. Relation between moment of inertia and torque, tau is equals to I alpha. Relation between moment of inertia and angular momentum, L is equals to I omega. चलिए, रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम हम जानते हैं L इक्वल टू आर क्रॉस पी होता है, जैसे कि यहाँ लिखा ही हुआ, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू टाइम, सो dl by dt इज इक्वल टू d by dt ऑफ r क्रॉस p। इसको हम लिख सकते हैं r क्रॉस dp by dt प्लस p क्रॉस dr by dt। प्रोडक्ट रूल लगाया हमने डिफ्रेंशिएशन का, तो dp by dt हो गया आपका f, सो r क्रॉस f प्लस p की जगह mv लिखा और dr by dt की जगह आपके पास आ गया v। ठीक ना, r क्रॉस f इज टाउ और v क्रॉस v 0 हो जाएगा, इसलिए टाउ प्लस 0, यानी कि हम लिख सकते हैं टाउ इज इक्वल्स टू dl by dt। एक और तरीका लगा लेते हैं, L इक्वल टू आई ओमेगा, अगेन डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू टाइम, आई कांस्टेंट है बाहर आ गया, डी ओमेगा बाई डी टी, तो ये हो गया dl बाई डी टी इज इक्वल्स टू आई अल्फा, क्योंकि डी ओमेगा बाई डी टी को अल्फा लिख सकते हैं। एक और चीज हमें पता है, टाउ इज इक्वल्स टू होता है आई अल्फा, तो अगर हम दोनों को देखें तो लिख सकते हैं टाउ इज इक्वल्स टू dl बाय dt। ये रिलेशन निकल गया टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम के बीच में। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम ये कहता है when no external torque acts on a system of particles, then the total angular momentum of the system remains constant। यानी कि हम जानते हैं टाउ इज इक्वल टू डी एल बाई डी टी होता है। इफ टाउ इज इक्वल्स टू 0, इसका मतलब क्या निकला? डी एल बाई डी टी इज इक्वल्स टू 0, यानी कि हम कह सकते हैं L इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, क्योंकि किसी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन ही 0 हो सकता है। तो if tau is equals to 0, then L is constant। Examples of law of conservation of angular momentum। पहला एग्जाम्पल है, when a planet comes closer to the sun, its angular velocity increases and vice versa। ठीक है, तो हमने कहा कि एक प्लैनेट जो है जब वो सन के नजदीक आ रहा है, देखो ये प्लैनेट जब सन के नजदीक आ रहा है, देखा स्पीड इंक्रीज कर गई। अब जब प्लैनेट सन के नजदीक आ रहा है तो आर डिक्रीज करता है, ठीक है, यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिक्रीज करेगा। अब एक्सटर्नल टॉर्क तो कोई लग नहीं रही थी, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के हिसाब से एल तो कांस्टेंट होना चाहिए, एल होता है आई ओमेगा, तो आई ओमेगा शुड बी कांस्टेंट। अब अगर आई आपका डिक्रीज कर रहा है तो ओमेगा को क्या करना पड़ेगा? इंक्रीज करना पड़ेगा, ठीक, ताकि एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहे, और वही हो रहा है यहाँ पे। यानी कि जब प्लैनेट नजदीक आता है सन के तो आई डिक्रीज करता है और ओमेगा इंक्रीज करता है, और उसकी एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज कर जाती है। नेक्स्ट एग्जांपल, मूवमेंट ऑफ एन एक्रोबैट। ठीक है, ये जो सर्कस एक्रोबैट, ये देखो जब पांव को इस नजदीक किया तो तेज घूम रही है, वरना ये धीरे घूम रही है। ऐसा क्यों होता है भाई? ठीक, तो इसमें देखो जब ये क्लोजर लेके आई तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिक्रीज कर जाएगा। क्यों? क्योंकि सिंपल सी बात है, आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस कम हो गया, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिक्रीज कर जाएगा। एक्सटर्नल टॉर्क इस पे कोई लग नहीं रही है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिक्रीज कर रहा है, और एंगुलर मोमेंटम तो कांस्टेंट रहना चाहिए। ठीक है, तो अगर आई डिक्रीज कर रहा है तो ओमेगा क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। तीसरा, A cat lands on its feet on jumping। ये देखो इसे तो यहाँ ड्रॉप कर रहे हैं, उस सिनेरियो में भी
ये अपने फीट पे ही नीचे आती है। ठीक, चाहे इसे कैसे भी ड्रॉप करो, देखो इसे ड्रॉप जैसे किया है उसके बावजूद भी ये क्या है, पैरों पे ही नीचे आएगी। ठीक, इसको समझने के लिए हमने इसके 4 डायग्राम बना। ठीक है, जब जंप कर रही है ऊपर से नीचे आ रही है तो कैट क्या करती है, अपनी पूरी बॉडी को स्ट्रेच करती है टेल के अलोंग। अगर स्ट्रेच कर रही है तो इसका मतलब आर इंक्रीज करेगा, यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज करेगा। ठीक, एक्सटर्नल टॉर्क तो कोई लग नहीं रही है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के हिसाब से हमने क्या कहा, एल इक्वल टू आई ओमेगा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब आई इंक्रीज कर रहा है यानी कि ओमेगा क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, ताकि एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहे, और उसी के कारण ये कैट जो है ये अपने फीट पे नीचे आती है। चलिए कुछ एग्जाम्पल करते हैं कॉन्सेप्ट को बेटर समझने के लिए। क्वेश्चन नंबर 1, a physics teacher sits on a stool that is free to rotate nearly without friction about a vertical axis. His outstretched hands each hold a large mass so that the rotational inertia is 12 kg meter square. By pulling his arms close to his body, he is able to reduce his rotational inertia to 6 kg meter square. If he starts spinning at 0.5 radian per second, what is his speed after he draws his arms in? तो क्या क्या गिवन है हमारे पास, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब उसने स्ट्रेच किया हुआ तब 12 है, सेकंड सिनेरियो में 6 है। बाय प्लीज कंसिडर हिम टू बी द फिजिक्स टीचर। ठीक है, और ओमेगा 1 है 0.5। अब एक्सटर्नल टॉर्क तो कोई लग नहीं रही है तो एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा, यानी कि आई ओमेगा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, यानी कि आई वन ओमेगा 1 इज इक्वल टू आई टू ओमेगा 2। वैल्यूज रखी और सॉल्व किया तो ओमेगा 2 कितना आता है, 1 रेडियन पर सेकेंड। Question number 2, a ring of mass 4 kg and radius 50 centimeter is rotating with a constant angular velocity of 40 radian per second. A particle of mass 100 grams is suddenly capped on it just near the corner. What will be the final angular velocity? तो ये हमारा हो गया रिप्रेजेंटेशन। m1 यानी कि मास ऑफ द रिंग, रेडियस और उसके एंगुलर वेलोसिटी दी हुई है। m2 इज द मास ऑफ पार्टिकल दैट इज 0.1 kg, वो भी रिप्रेजेंट करेंगे अभी। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग कितना निकलेगा, I1 इज इक्वल टू m1 r स्क्वायर। इसमें सारी वैल्यूज पुट करी तो हमारे पास कितना निकलता है, 1 kg मीटर स्क्वायर। अच्छा, अब ये हमारा पार्टिकल जिसका मास हो गया m2, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम कितना निकलेगा, I2 इज इक्वल्स टू m1 r स्क्वायर यानी कि रिंग प्लस m2 r स्क्वायर, दैट विल बी फॉर द पार्टिकल। ठीक, तो उसको अगर हमने वैल्यूज कर रख के सॉल्व किया तो निकलता है 1.025 kg मीटर स्क्वायर। अब कोई एक्सटर्नल टॉर्क तो लग नहीं रही है सिस्टम पे, यानी कि एंगुलर मोमेंटम इसका कांस्टेंट रहेगा, यानी कि I1 ओमेगा 1 इज इक्वल्स टू I2 ओमेगा 2। इसमें वैल्यूज रखी हमने सारी, तो ओमेगा 2 हमारा निकलता है 39.02 रेडियन पर सेकेंड। Question number 3, a disk of moment of inertia 5 into 10 to the power of minus 4 kg meter square is rotated freely about an axis through its center at 40 rpm. Calculate the new rpm if some wax of mass 0.02 kg is dropped gently on the disk 0.08 meter from the axis of rotation. ठीक है, तो ये हमारा रिप्रेजेंटेशन हो गया, ये हमारा वैक्स हो गया जो इस पे डाला गया है। ठीक है, I1 हमें गिवन है, मास भी हमें गिवन है वैक्स का, और R भी गिवन है, साथ में ओमेगा 1 40 RPM है, ये भी गिवन है। ठीक है, जब वैक्स को आपने ड्रॉप किया तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिस्टम वो कितना निकलेगा, I2 इज इक्वल्स टू I1 प्लस MR स्क्वायर। तो इसमें हमने वैल्यूज रखी सारी, तो उससे हमारा I2 कितना निकला, 6.28 इंटू 10 टू द पावर ऑफ माइनस 4 kg मीटर स्क्वायर। ठीक, एक्सटर्नल टॉर्क इस सिस्टम पे कोई लग नहीं रही है, यानी कि टोटल एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होगा, यानी कि कह सकते हैं I1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू I2 ओमेगा 2। ठीक है, इसमें भी हमने सारी वैल्यूज रखी, तो इससे ओमेगा 2 कितना निकला, 200 अपॉन 6.28 यानी कि 31.8 यानी कि 32 RPM।
Question number 4. A child stands at the center of a turntable with his two arms outstretched. The turntable is set rotating with an angular speed of 40 revolutions per minute. How much is the angular speed of the child if he folds his hand back and thereby reduces his moment of inertia to 2 by 5 times the initial value? Assume that the turntable rotates without friction. Second part, show that the child's new kinetic energy of rotation is more than the initial kinetic energy of rotation. How do you account for this increase in kinetic energy? तो क्या क्या गिवन हमारे पास, ओमेगा 1 और रिलेशन I2 इज इक्वल टू 2/5 टाइम्स ऑफ I1. अब यहाँ पे सॉरी यही अवेलेबल था, ये टर्न टेबल मान लो और ये स्टैंडिंग मान लो, क्योंकि बैठा हुआ है तो फिर पिक्चर ही यही मिल पाई थी. ठीक, अब एक्सटर्नल टॉर्क कोई लग नहीं रही है सिस्टम के ऊपर, यानी कि एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है, यानी कि I2 ओमेगा 2 इज इक्वल टू I1 ओमेगा 1. इसमें हमने I2 की जगह 2/5 I1 लिख दिया और ओमेगा 2 की जगह ओमेगा 2, I1 की जगह I1 और ओमेगा 1 की जगह 40, यानी कि ओमेगा 2 कितना निकलता है 100 रेवोल्यूशंस पर मिनट. अच्छा, फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन कितनी निकलेगी, हाफ I2 ओमेगा 2 स्क्वायर और इनिशियल कितनी थी हाफ I1 ओमेगा 1 स्क्वायर. दोनों को अगर मैं डिवाइड करता हूं तो मेरे पास क्या निकलता है, सारी वैल्यूज अगर रखता हूं तो ये निकलता है that the final kinetic energy is 2.5 times the initial kinetic energy. और ये इसलिए हो रहा है इंटरनल एनर्जी ऑफ द बॉय जो है उसके कारण रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर रही है. चलिए रिकैप का टाइम आ गया है. तो क्या क्या पढ़ा हमने भाई, रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम, टाउ इज इक्वल टू dl by dt, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम कि कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लगेगी तो उस सिनेरियो में आपका L कांस्टेंट रहेगा, L यानी कि I ओमेगा या MVR कुछ भी कह सकते हो, वो कांस्टेंट रहेगा. और फिर कुछ एग्जांपल्स देखे थे हमने इसके, ये 3 एग्जांपल हमने देखे, और भी हो सकते हैं बहुत सारे. चलिए अब टाइम आ गया असाइनमेंट का. ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 5 ही क्वेश्चन है और 2 सरप्राइज के लिए आपके बोनस क्वेश्चंस भी है. तो इन सबको पहले खुद ट्राई करो, नहीं आए तो भाई प्ले कर लेना आगे. चलिए असाइनमेंट सॉल्व करते हैं. पहला क्वेश्चन, वाई न्यूट्रॉन स्टार स्पिन्स रैपिडली. तो भाई इसमें क्या आंसर होगा कि जब सारा का सारा एक फ्यूल यूजअप हो जाएगा स्टार का तो वो एक आइसोलेटेड सिस्टम होगा, वो क्या करेगा श्रिंक करने लगेगा. अब श्रिंक करेगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिक्रीज करेगा, तो ओमेगा को इंक्रीज करना पड़ेगा ताकि एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहे, क्योंकि यहाँ कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लग रही थी. बी पार्ट, द प्लेन ऑफ द ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट कैन नेवर चेंज ऑन इट्स ओन. क्यों भाई, आंसर क्या है, एक्सटर्नल टॉर्क लग नहीं रही है प्लैनेट के ऊपर तो उसका एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में, तो इसका मतलब उसका ऑर्बिट जो है वो फिक्स्ड प्लेन में रहेगा. What would be the new duration of the day if the earth suddenly shrinks to half its radius? ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अर्थ यानी कि स्फेयर क्या होता है 2/5 mr². अब अगर अर्थ श्रिंक करेगी तो एक्सटर्नल टॉर्क कोई नहीं लग रही, तो एंगुलर मोमेंटम तो कांस्टेंट ही रहेगा. ठीक है, यानी कि I ओमेगा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट. इसका मतलब क्या निकला 2/5 mr² इंटू 2π/t इज इक्वल्स टू कांस्टेंट. इसका मतलब निकला r²/t इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, यानी कि t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r². सिंपल सी बात है, रेडियस अगर हाफ हो गया तो t डैश कितना हो जाएगा t/4, यानी कि एक दिन की ड्यूरेशन कितनी हो जाएगी 6 घंटे की. क्वेश्चन नंबर 2, इफ द एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व्ड इन ए सिस्टम हुज मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज डिक्रीज्ड, will its rotational kinetic energy be also conserved? Explain. तो kinetic energy of rotation होता है हाफ I ओमेगा स्क्वायर. ठीक है, इसमें हमने I से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया तो ये निकला I ओमेगा होल स्क्वायर अपॉन 2I, यानी कि L² अपॉन 2I, क्योंकि L होता है I ओमेगा के बराबर. ठीक है, L अगर आपका कांस्टेंट है इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया. तो अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिक्रीज कर रहा है तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी और कंजर्व नहीं होगी.
Question number 3. A disk of mass 5 kg and radius 2 meter is rotating with a constant angular velocity of 10 radian per second. Another similar but stationary disk is kept over the rotating disk, due to which both starts rotating. Find the common angular velocity of the combination. ठीक है भाई, एक्सटर्नल टॉर्क लग नहीं रहा है तो एंगुलर मोमेंटम क्या है, कांस्टेंट रहेगा, यानी कि आई ओमेगा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, आई वन ओमेगा वन इज इक्वल टू आई टू ओमेगा टू, वैल्यूज रखी और ओमेगा टू निकलता है 5 रेडियन पर सेकेंड. Question number 4. Two disks of moment of inertia I1 and I2 about their respective axis and rotating with angular speeds omega 1 and omega 2 are brought in contact face to face with their axis of rotation coincident. What is the angular speed of the two disk system? Show that the kinetic energy of the combined system is less than the sum of the initial kinetic energies of the two disks. How do you account for this loss in energy? And omega 1 is not equal to omega 2. तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ डिस्क 1 होगा L1 इज इक्वल टू I1 ओमेगा 1 और डिस्क 2 का निकलेगा L2 इज इक्वल्स टू I2 ओमेगा 2. टोटल इनिशियल एंगुलर मोमेंटम होगा I1 ओमेगा 1 प्लस I2 ओमेगा 2. मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिस्टम यानी कि डिस्क 1 प्लस डिस्क 2 वो कितना निकलेगा, I इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2. और अगर हम कहें इस सिस्टम की एंगुलर स्पीड ओमेगा है तो टोटल फाइनल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम कितना निकलेगा, I1 प्लस I2 इंटू ओमेगा. अब कोई टॉर्क तो लग नहीं रही है एक्सटर्नल, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के हिसाब से Li इज इक्वल्स टू LF हमने वैल्यूज रखी, तो इससे ओमेगा निकलता है I1 ओमेगा 1 प्लस I2 ओमेगा 2 अपॉन I1 प्लस I2. ए पार्ट हो गया, आगे कंटिन्यू करेंगे. बी पार्ट, काइनेटिक एनर्जी ऑफ डिस्क 1 अगर हम निकालें तो वो कितनी निकलती है, K1 इज इक्वल टू हाफ I1 ओमेगा 1 स्क्वायर, और डिस्क 2 के लिए कितनी निकलेगी, K2 इज इक्वल टू हाफ I2 ओमेगा 2 स्क्वायर. टोटल इनिशियल काइनेटिक एनर्जी विल बी द सम ऑफ दीज टू, दैट इज हाफ इन ब्रैकेट I1 ओमेगा 1 स्क्वायर प्लस I2 ओमेगा 2 स्क्वायर. Total final kinetic energy of the system, that is disk 1 plus disk 2, will be equal to half the sum of moment of inertia into omega square. ये ओमेगा हमने ए पार्ट में निकाला था, वो वैल्यू है. ठीक, तो ये निकलता है हाफ I1 ओमेगा 1 प्लस I2 ओमेगा 2 होल स्क्वायर अपॉन I1 प्लस I2, क्योंकि एक यहाँ कैंसिल हो गया. अच्छा, इनिशियल माइनस फाइनल करेंगे वैल्यूज रख के. अब हम इसे सॉल्व करते हैं. इसमें हमने एलसीएम ले लिया, सॉल्व किया, तो हमारे पास कितना निकला, के आई माइनस के एफ इज इक्वल टू I1 I2 इन ब्रैकेट ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 स्क्वायर अपॉन 2 I1 प्लस I2 विच विल बी ए पॉजिटिव वैल्यू. ना पॉजिटिव वैल्यू अगर आ रही है इसका मतलब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज मोर देन फाइनल काइनेटिक एनर्जी. ठीक है, और ये जो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी हो रहा है ये किसके कारण हो रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स के कारण, जो कि तब आती है जब दोनों डिस्क एक दूसरे के कांटेक्ट में आ जाती हैं. क्वेश्चन नंबर 5. अ प्लैनेट रिवॉल्व्स अराउंड अ मैसिव स्टार इन ए हाईली एलिप्टिकल ऑर्बिट, हैज इट्स एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट ओवर द एंटायर ऑर्बिट, गिव रीजन. तो जब आपका एक प्लैनेट रिवॉल्व कर रहा है सन के अराउंड, तो जो उस पर फोर्स लग रही है वो सिर्फ है ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग टुवर्ड्स द सन. ठीक, तो ये हो गई ग्रेविटेशनल फोर्स. ठीक है, अच्छा, दोनों के बीच का डिस्टेंस हमने r कहा है. अब टॉर्क एक्टिंग ऑन द प्लैनेट कितनी निकलेगी, टाउ इज इक्वल टू r क्रॉस f, यानी कि RF साइन थीटा, थीटा इज 180 डिग्री, यानी कि टॉर्क इज 0. अब टॉर्क कोई लग नहीं रही है तो एंगुलर मोमेंटम तो कांस्टेंट ही रहेगा. अच्छा, यहाँ सिर्फ अंडरस्टैंड करने के लिए ये दोनों जो है ना हाफ एरोज दिखाए हुए हैं r और f के, ताकि एंगल आपको समझ आए 180 है, अदरवाइज ये कंप्लीट एरो होते हैं. ठीक है, इसको दूसरी तरह से अंडरस्टैंड करना चाहें, फोर्स एक्टिंग ऑन द प्लैनेट क्या होती है, इंटरनल फोर्स होती है प्लैनेट और सन सिस्टम की. ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स कोई लग नहीं रही है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के हिसाब से एंगुलर मोमेंटम ऑफ द प्लैनेट रिमेन्स कांस्टेंट ओवर द एंटायर ऑर्बिट.
चलिए बोनस क्वेश्चन करें। क्वेश्चन नंबर 1 है, अ मैन स्टैंड्स ऑन ए रोटेटिंग प्लेटफॉर्म विद हिज आर्म स्ट्रेच हॉरिजॉन्टली होल्डिंग ए 5 kg वेट इन each hand. The angular speed of the platform is 30 revolutions per minute. The man then brings his arm close to his body with the distance of each weight from the axis changing from 90 centimeter to 20 centimeter. The moment of inertia of the man together with the platform may be taken to be constant and equal to 7.6 kg meter square. What is his new angular speed? Neglect friction. Is kinetic energy conserved in the process? If not, from where does the change come about? उफ, काफी चीजें हैं यार। तो m गिवन है, ओमेगा 1 गिवन है, r1 और r2 गिवन है जिन्हें हमने मीटर में कन्वर्ट किया, और i1 भी गिवन है। तो जब उसने स्ट्रेच किया हुआ उस सिनेरियो में मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द टू गिवन वेट्स फ्रॉम this axis, what was the distance? It was r1. So moment of inertia in stretching will be m r1 square plus m r1 square for both. It is 2 m r1 square. हमने वैल्यूज रखी तो कितना आया 8.1 kg meter square. Total moment of inertia of the system, that is the initial one, will be equal to 7.6 plus 8.1, that is 15.7 kg meter square. Now initial angular momentum L1 is equal to I1 omega 1, that is 471 kg meter square per second. Next scenario, when the man folds his hands, उसमें क्या होगा आपका moment of inertia of the two given weights will be equal to 2m r2 square. इसमें values रखी तो कितना निकला 0.4 kg meter square. Now total final moment of inertia of the system कितना निकलेगा 8 kg meter square. Final angular momentum of the system कितना निकलेगा L2 is equal to 8 omega 2. Now from the law of conservation of angular momentum, I1 omega 1 is equal to I2 omega 2. Values रखी, omega 2 निकलता है 58.8 rpm. B part, kinetic energy is not conserved in the given process. Kinetic energy increases with decrease in the moment of inertia. अब हम जानते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम से I1 ओमेगा 1 इक्वल टू I2 ओमेगा 2, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स देन मल्टीप्लाइंग बाय हाफ ऑन बोथ साइड्स। हमने सेपरेट किया टर्म्स को, तो ये जो है हाफ I1 ओमेगा 1 स्क्वायर की जगह K1 लिख दिया और दूसरे की जगह K2। सो Ki कांस्टेंट आ रहा है, इसका मतलब अगर I आपका डिक्रीज कर रहा है तो K क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। और ये जो एडिशनल काइनेटिक एनर्जी ये आती है फ्रॉम द वर्क डन बाय द मैन टू फोल्ड हिज हैंड टुवर्ड्स हिमसेल्फ। क्वेश्चन नंबर 2, disk of moment of inertia 20 kg meter square is rotating freely about axis through its center at 60 rpm. When a piece of wax is dropped gently on to the disk 50 centimeter from the axis, the revolution per minute drop to 50. Calculate mass of the wax. तो I1 गिवन है, R गिवन है हमारे पास, ओमेगा 1 भी गिवन है जिसे हमने कन्वर्ट कर दिया है रेडियन पर सेकेंड में, ठीक है। ओमेगा 2 भी गिवन है, उसे भी हमने कन्वर्ट कर दिया। Now when wax is dropped on the disk, moment of inertia of the system I2 is equal to I1 m dash r square. m dash मुझे पता नहीं है, बाकी सारी वैल्यूज रखी तो निकलता I2 is equal to 20 plus 0.25 m dash kg मीटर स्क्वायर। ये m डैश इसलिए तो कि मीटर स्क्वायर और उसमें डिफरेंशिएट कर सकूं। एक्सटर्नल टॉर्क कोई लग नहीं रही है तो एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा, यानी कि I1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू I2 ओमेगा 2। वैल्यूज रखी, सॉल्व किया तो हमारे पास कितना निकला m डैश इज इक्वल्स टू 16 kg। नाउ इट इज द टाइम फॉर एक्नॉलेजमेंट। गूगल, बिंग, एनसीईआरटी या जहां से भी जो चीज ली गई उसके लिए सबका धन्यवाद। And do watch the next video which is on theorem of parallel and perpendicular axis. Thank you so much.